वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द पेपर डिस्कशंस ऑन द टेस्ट नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड द लास्ट वीक ऑन संडे। द टेस्ट नंबर 17 ये जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17 उस पेपर का डिस्कशन है। एंड जो संडे मतलब कमिंग टुमारो देयर विल बी द टेस्ट नंबर 18. So every week there is a test and you got a chance and opportunity to excel yourself. तो आज हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करेंगे एंड वी विल टेक अप दैट किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पूरे पेपर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। दैट इज द पार्ट 1 दैट इज कॉल्ड सेक्शन ए। इसमें एमसीक्यू थे, 20 एमसीक्यूज था। और जो सेक्शन बी जिसमें कि 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था एंड 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। हर एक क्वेश्चंस 20 मार्क्स का वेटेज का था एंड 350 to 400 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने थे। तो इस पूरे पेपर का डिस्कस करेंगे, पूरे पेपर की चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ जो मेंस टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में ये पेपर जो भी यूपीएससी और जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कॉमन पेपर बनाया गया था। ये पूरा पेपर 180 मिनट्स के लिए था, मतलब 3 घंटे का पेपर है। और जो सब्जेक्ट था दैट इज कॉल्ड आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ना हमारा ये जो क्लासेस चलता है यहाँ पर उसका बैच का ये कोड है। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट कोहॉर्ट्स में जो बच्चों का तैयारी होता है उनको बैच अलॉट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली दे राइट द आंसर्स। सो ये जो जिस दिन एग्ज़ाम होता है द पेपर हैज़ बीन अपलोडेड, ये आंसर्स मिल भी गया है बच्चों को। सो वो हमारे साथ इस चीज़ को अपने को वेरीफाई भी कर लेंगे कि किसी तरह का यदि डिस्क्रिपेंसी रह गया हो सो दे कैन इम्प्रूव ओके एंड कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशंस एंड मेक इट बेनिफिशियल्स एंड एज वेल एज द यू कैन कॉल दैट इज कॉल्ड वे फॉरवर्डिंग कि आप नेक्स्ट टेस्ट में फिर इसको इम्प्रूव करेंगे। सो टुमारो 8 AM सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टेस्ट। आपको गुड लक फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द टुमारो टेस्ट। एंड फिर आपको कल उसी पैटर्न पे पेपर है एमसीक्यू एज वेल एज दैट सब्जेक्टिव सेक्शंस। तो सेक्शन दैट इज टेस्ट नंबर 17 पे चर्चा हम लोग शुरू करते हैं द डिस्कशन ऑन। लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन ए से हम लोग शुरू करेंगे आज के इस सेक्शन को। और इस सेक्शन में आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। ना एमसीक्यू में आपके करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो आपके जनरल स्टडी का सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चंस पिकअप किया गया था एंड दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चंस। हमारे साथ आप भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे एंड फिर ऑप्शंस को रीड करेंगे एंड ट्राई टू रीच टू द व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर। तो जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स से था। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज हैं एंड द सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है, तो दोनों की चर्चा करेंगे। तो लेट्स से कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको ध्यान से पढ़ें। द क्वेश्चन 1 बात करता है कि द रिसेंटली जो वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी हमारे संसद के द्वारा जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास किया गया है। तो उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए थे कि दैट इट वाज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या इस बिल का नंबर 128वां था? कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक अमेंडमेंट बिल। द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। क्या इस बिल को प्राइवेट मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट व्हेन सच ए बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट कि क्या वुमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड ये पहला बिल है अभी तक के इतिहास का। और बिल प्रोवाइड्स फॉर रोटेशन एंड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो द ऑप्शन ए, इसमें द ऑप्शन 1 है उसमें ए है ऑप्शंस, दैट BCD सेकंड, 3 में AD एंड 4th जो है दैट इज ABD जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। न जब आप हम बात करते हैं इसका सही आंसर है
कि दैट इट वाज द 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सही ऑप्शन था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं? वैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर्स नहीं है। दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर नॉट मिनिस्टर्स आर कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स। तो क्या इस बिल को किसी प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो मेंबर्स इन द गवर्नमेंट है दैट इज कॉल्ड ए मिनिस्टर, तो मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस वाज ए रॉन्ग ऑप्शंस। तो रॉन्ग ऑप्शन जब भी आप देखें तो चूंकि बी रॉन्ग है तो जहां भी बी होगा उसको आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो। तो 4th आपका एलिमिनेट हो गया एंड 2 भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब 50% बचा, या तो 1 सही ऑप्शन आंसर होगा या फिर 3 होगा। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट व्हेन सच ए बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, क्या ये फर्स्ट टाइम था? नो, इट वाज अ रॉन्ग ऑप्शन। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, क्या ये रोटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करता है, ये राइट ऑप्शन है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, देन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज A and D option. So the answer is that is 3. This is the right answer. ठीक है। So अगले क्वेश्चन पे चलें। So next क्वेश्चन है कि ध्यान से पढ़ें आप, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशंस, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा लास्ट 1-2 वीक्स में कि डिलिमिटेशंस से रिलेटेड जो न्यूज़ थे उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ओके, सो क्वेश्चन इज कि डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? ध्यान से पढ़िए कि इसका मतलब क्या होता है कि रीएलोकेशन एंड द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। क्या सीट्स का रीएलोकेशन या रीएडजस्टमेंट है? दूसरा, रीएलोकेशन एंड द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, माने क्या जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसमें सीट का रीएलोकेशन या रीएडजस्टमेंट है? रीडेफिनेशंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर एवरी सेंसस, क्या हर एक जनगणना के बाद जो सीट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, उसका क्या रीडेफिनेशन करना, ये है डिलिमिटेशंस। या फिर न रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर दैट एवरी सेंसस, हर एक सेंसस के बाद क्या रीएलोकेशन ऑफ सीट्स है। ध्यान से पढ़ना है ऑप्शंस को और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। थोड़े स्टैंडर्ड ऑप्शन सेट किए जाते हैं यहाँ पर सो दैट कि यू वुड हैव द ऑप्शंस और आपको सही तरीके से चीज़ों को समझने में हेल्प करे। सो बताओ कि डिलिमिटेशंस से रिलेटेड क्या ऑप्शंस हैं, क्या सही आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस स्टेटमेंट चूज करना था। तो व्हाट इज डिलिमिटेशंस? कि हर एक जनगणना के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है दैट इज पार्लियामेंट एंड दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर क्या होता है ना, रीएलोकेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशंस किसी में भी नहीं है ना, तो किसी में भी नहीं है। सो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, तो सभी ऑप्शंस गलत हैं। इसलिए इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज 4। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन क्या है कि दैट रिसेंटली द ग्रीन एनिमल टैग वाज गिवन टू द विच एनिमल। ये बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर्स है, ये पता भी होगा किसी को कि बताओ अभी ग्रीन एनिमल टैग किसको दिया गया है। 4 ऑप्शन है, एक वाइल्ड एस, सेकंड डुगोंग, थर्ड मिथुन एंड डी इज चीता। इसमें से बताओ किसको दिया गया है अभी ग्रीन दैट इज कॉल्ड एनिमल टैग। जल्दी से बताओ द आंसर इसका क्या होगा? द आंसर इज द मिथुन, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? द मिथुन। तो किसको दिया गया है ना, मिथुन को अभी ग्रीन एनिमल टैग दिया गया है। मिथुन कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग द क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को मेजर करने का कौन सा सूचकांक नहीं है, ये पूछा जा रहा है, राइट। सो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि IIP, सेकंड WPI, थर्ड CPI एंड D PPI। तो जल्दी से बताइए कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। इसमें IIP
का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। WPI का फुल फॉर्म क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड D दैट इज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स ना। इन सब में बताओ सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज कि इसमें कौन सा इंडिकेटर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या PPI होता है? यस, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। CPI ये तो जानते ही हो। WPI ये भी सही है। IIP नहीं होता है ना? IIP से इन्फ्लेशन को मेजर नहीं किया जाता। व्हाट इज इन्फ्लेशन? दैट इज द इंक्रीज इन द प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ दैट इज कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके प्राइस का इंक्रीज होना इन्फ्लेशन कहलाता है। गॉट इट? आई होप इस चैप्टर में पढ़े होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, ऑप्शंस को रीड करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि क्या सही आंसर होगा। राइट? तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम, अभी जो हम लोग का जो विश्वकर्मा पूजा होता है उस समय दैट इज आपने सभी ने सुना होगा कि दैट इस स्कीम का शुरुआत किया गया, अनाउंसमेंट किया गया। तो इसके बारे में कुछ आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं ना। पहला ऑप्शन है कि द बेनिफिशियरीज विल गेट द कोलैटरल फ्री लोन्स, कि जो भी इसके बेनिफिशियरी होंगे कि उनको कोलैटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री लोन्स का मतलब कोई भी चीज उनको माने एज ए व्हाट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, माने एसेट उनके अंदर मतलब जमा नहीं रखना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड कोलैटरल फ्री लोन्स, है ना। जैसे इफ यू गो टू अवेल ए लोन दैट देन यू हैव टू गिव सम एज ए व्हाट कॉल्ड सिक्योरिटी। सो यहाँ पर कोलैटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा। सेकंड, द स्कीम वाज लॉन्च्ड एट द न्यू दिल्ली, क्या स्कीम का शुरुआत न्यू दिल्ली से किया गया। थर्ड, बजटरी एलोकेशंस ऑफ ₹13,000 करोड़, ये फैक्चुअल ऑप्शन है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इसका जो मिनिस्ट्री है वो इसका क्या है ना, नोडल मिनिस्ट्री। तो इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस क्या है। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन से AB मतलब, सेकेंड इज BC, थर्ड इज ACD एंड फोर्थ ABCD। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से क्या होगा। PM विश्वकर्मा स्कीम्स के लिए ना, PM विश्वकर्मा स्कीम के लिए जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है ना, सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ABCD। तो ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए भी है, यू शुड ऑल्सो नोट इट डाउन कि PM विश्वकर्मा स्कीम्स के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है? MSME। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसका ऑप्शंस देने की कुछ, इसका सही आंसर क्या क्या होगा वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 इट इज अबाउट कि बंदी जीवन इट वाज रिटन बाय द बंदी जीवन। हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपको मिला होगा ये चीज, आप किताबें पढ़ रहे होंगे कि बंदी जीवन ये एक लिखा गया था किसके द्वारा ना। ऑप्शन है रास बिहारी बोस, ऑप्शन B महात्मा गांधी, ऑप्शन D VD सावरकर, ऑप्शन C इज VD सावरकर एंड D सचिन सन्याल। तो बताना है कि बंदी जीवन की किताब इनमें से किसने लिखी थी। दैट इज योर राइट आंसर इज सचिन सन्याल। ठीक है, तो सचिन सन्याल ने बंदी जीवन का किताब लिखा था। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। तो आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका। जो न्यूज़पेपर छपते थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी माने कॉलोनियल टाइम में, तो अमृत बाजार पत्रिका इट वाज ए वेरी फेमस पब्लिकेशंस। तो ये अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस है शिशिर कुमार घोष, दैट ऑप्शन B इज दैट अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर C सुभाष बोस, D बरिंद्र कुमार घोष। तो ये बताना है कि इसमें से शिशिर कुमार घोष, अरविंदो घोष, सुभाष बोस, वरिंद्र कुमार घोष में से दैट इज अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, राइट आंसर इज शिशिर कुमार घोष
अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस मैगजीन दैट इज कॉल्ड अमृत बाजार पत्रिका और न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चंस करेंगे हमारे साथ। एक्सेलेंसी आईएएस इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वालिटी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करते रहेगा। अभी 8000 प्लस जो महासंग्राम सीरीज है उसको थोड़ा रिफाइंड मोड में अब रेगुलर वे में आपके सामने आएगा। सो कीप वॉचिंग आवर द वीडियोज एंड एवरी टाइम यू एनरिचिंग योरसेल्फ। आपका जो एनरिचमेंट है, आपका क्वालिटी एजुकेशन इज आवर द मोटो एंड ओनली थिंग इज दैट वी रिक्वायर योर स्ट्रेंथ एंड योर सपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बरदौली सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह 1928। सभी लोग पीजेंट्स मूवमेंट पढ़े होंगे और उस पीजेंट मूवमेंट में बारदौली सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मूवमेंट था। सो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 28 में। और उसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, लाइक कि ये इसका रीजन क्या था, कि दैट अगेंस्ट द ऑपरेशंस बाय द अपर कास्ट, क्या ये इसका कारण था? दूसरा, ड्यू टू रेंट हाइक, इसके चलते हुआ। सी, ड्यू टू लॉस ऑफ द लैंड, और डी, जो लेड बाय अनटचेबल्स एंड द पीजेंट। तो ये आपको बताने थे कि इसमें से कौन सा सही आंसर है कि जो बारदौली सत्याग्रह था वो, पहला ऑप्शन को देखते हैं, क्या ये अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द अपर कास्ट था? कि ये आपको सही लग रहा है कि ये इसका सही आंसर होगा? कितने लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे कि इसका सही आंसर होगा कि ये जो अपर कास्ट का ऑपरेशन था, माने उनका जो अनजस्टिस था, उसके चलते ये एक तरह से अनटचेबिलिटी, माने जो नीचे डाउन ट्रोडन क्लास थे उनका एक रिवोल्ट था। क्या ये था क्या? दूसरा, रेंट हाइक के चलते था क्या, कि उस जगह पे लैंड जो रेवेन्यूज थे या कुछ रेंट्स जो होते थे उसको हाइक करने के चलते ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट था। सी, ड्यू टू लॉस ऑफ द लैंड, क्या दैट इज कॉल्ड लैंड लीजिंग, या फिर गवर्नमेंट उनके लैंड को दैट इज कॉल्ड एक्वायर कर लेती थी, इसके लिए ये रिफॉर्म, ये मूवमेंट बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था। या इट वाज लेड बाय द अनटचेबल्स एंड द पीजेंट। वाज इट दैट इट वाज लेड द लीडरशिप कम फ्रॉम दिस क्लास दैट इज कॉल्ड पीजेंट्स एंड अनटचेबल क्लास? सो व्हाट according to you what should be the right answer? Just make a comment and put it the answer there. तो बारदौली सत्याग्रह जो था इसके लिए ऑप्शंस पे देखेंगे तो ये आपका सही ऑप्शन है। रेंट हाइक, ये भी सही ऑप्शन है। दिस इज द राइट ऑप्शंस। ड्यू टू लॉस ऑफ लैंड, ये नहीं था, है ना, ये नहीं था। और लेड बाय द अनटचेबल्स एंड पीजेंट्स, माने पट्टीदार्स, है ना, तो वो लोग इसके लीडर्स थे। तो ये आपके सही ऑप्शन है ए सी डी। ऑप्शन चूज करिए कि आपको ए बी डी कहाँ मिल रहा है। सो डी इज द करेक्ट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द 4, इसमें ए बी डी, दिस इज द राइट ऑप्शंस। ओके, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंपाइलेशन बढ़िया है। चूंकि टेस्ट का पेपर है तो स्टैंडर्ड पेपर है, सो आप इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी बढ़िया से समझना है, ध्यान से करना है। और हर संडे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक प्रैक्टिस सेशन से गुजरेंगे। एक जो आपके लिए इनिशिएटिव्स लिया गया है कि नाउ एवरी सैटरडे का होता है, उसमें 2 घंटे का आपका एक जो क्वालिफाइंग पेपर है दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, उसका भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, सो दैट कि आपका पोस्ट जो एक नेचुरल एक फियर होता है, और चूंकि आपका एक पिलर है तो हम लोग बहुत दिनों से स्कूल डेज के बाद से ही हमारा क्वालिफाइंग माने हिंदी इंग्लिश से एक नाता टूट चुका होता है। सो उसको बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको टेस्ट देना है तो आपको बहुत तैयारी नहीं करनी है, जस्ट असेस योरसेल्फ। तो हमारे यहाँ पर उसका भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, सो दैट कि आप जैसे कॉल इनविजिबल हैंड्स माने आप अपने को तैयार करके रखेंगे कि किसी भी तरह के बैरियर में ना रुके। सो दिस वाज द नोबल इनिशिएटिव टेकन बाय अस एंड आई होप इट वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर हम लोग का कल टेस्ट है। कल हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर दैट इज टेस्ट नंबर 3, इसमें कि वर्ल्ड वार 2 के सिलेबस तक को कवर किया गया है। सो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, उसका भी वीडियो आपके सामने चैनल के थ्रू मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है इट वाज लेड बाय, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है ना, जो कास्ट मूवमेंट जब पढ़ेंगे आप तो वहां पर कास्ट मूवमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। क्वेश्चन है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहां चलाया गया था, या आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज लेड बाय, इसके लीडर कौन थे। तो यहां पर कुछ ऑप्शंस दिया गया है, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकार, भीमराव अंबेडकर एंड डी ज्योतिबा फुले। तो कोई बता सकता है कि इसका सही ऑप्शंस क्या होगा ना। ये सारे जो लीडर्स ही थे ना किसी कास्ट मूवमेंट के। तो जब भी कास्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो कास्ट मूवमेंट पे जब हम लोग इंडिया पे फोकस करें तो कास्ट मूवमेंट के लिए आपको कैसे ध्यान रखना है कि दैट इज लेट्स से ये बॉम्बे एक रीजन था जहां पर कास्ट मूवमेंट चलाया गया, जैसे कि सत्य शोधक समाज बाय ज्योतिबा फुले, ये सभी नाम जानते हो। तो सत्य शोधक समाज बाय दी ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज बाय ज्योतिबा फुले। उसी तरह से अंबेडकर महर्ष मूवमेंट, उसी तरह से केरला से, तमिलनाडु से और बंगाल से केवरटास मूवमेंट चलाया गया था। उसमें से एक जो मूवमेंट है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके कौन लीडर थे ना, ईवी रामास्वामी नायकार। ठीक है, इसका लीडर कौन थे, ईवी रामास्वामी नायकार। श्री नारायण गुरु कौन थे ना, एसएनडीपी मूवमेंट, जो इजावा जो वहाँ पर जो ट्राइब्स है जो उनके लिए लोअर कास्ट है उनके इमेंसिपेशन के लिए एसएनडीपी मूवमेंट चलाया गया था। उसके गुरु कौन थे, उसके लीडर कौन थे, श्री नारायण गुरु। उसी तरह से बी आर अम्बेडकर अभी बताया, महर्ष मूवमेंट, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ईवी रामास्वामी नायकार। ठीक है, तो चलिए आगे चलें। द क्वेश्चन नंबर 10। सो ये एमसीक्यू करने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, रिवीजन भी करना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने है कि द वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय, वहाबी मूवमेंट याद है, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे। सो मुस्लिम के लिए, इस्लाम के लिए वहाबी मूवमेंट चलाया गया था। उसमें वहाबी, अहमदिया एंड देवबंद स्कूल्स इंपॉर्टेंट है। सो वहाबी के लिए एक स्टेटमेंट है कि इसके लीडर कौन थे, सर सैयद ऑफ रायबरेली, ये पहला ऑप्शन। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ द डक्का, दूसरा ऑप्शन। सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीसरा ऑप्शन। अबुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसको कोई ऑप्शन में तो टिक नहीं कर रहा होगा ना कि एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये है ही नहीं ना। इसमें से जो सही आंसर है वो कौन है बताओ, सर सैयद ऑफ द रायबरेली। ये जो वहाबी मूवमेंट है उसके से रिलेटेड थे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ द डक्का और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद देवबंद स्कूल से बिलोंग करते थे, है ना। दैट इज कॉल्ड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ द डक्का। ठीक है, ये है। तो वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय वहाबी, तो सर सैयद ऑफ रायबरेली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है बताओ। क्वेश्चन को पढ़िए कि विथ रिस्पेक्ट टू 1906 एनुअल सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि जो 1906 में सेशन हुआ था उसके कौन प्रेसिडेंट थे ना। कुछ ऑप्शंस दिया गया है, पहले देख लेते हैं कि दैट द सेशन वाज हेल्ड एट बनारस, ये पहला ऑप्शन। नंबर 2, सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले, ये दूसरा ऑप्शन। द 3, द वर्ड पूर्ण स्वराज वाज फर्स्ट टाइम मेंशन्ड, तीसरा ऑप्शन। दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1906 सेशन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1906 में पहली बार स्वराज ये वर्ड का मेंशन किया गया था। यहाँ पर पूर्ण स्वराज वॉलेंटरी क्वेश्चन में दिया गया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज 1929 के बाद लाहौर सेशन के बाद हुआ था। 1906 में क्या था वर्ड, स्वराज। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो अब ध्यान से पढ़ें। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता, नॉट एट
बनारस। तो ये ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग एंड डी एक ही बचता है। सो राइट आंसर क्या है आपका? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो 1906 ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे चले, द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस है, हमसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि आंसर्स तो आपको मिल ही जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इस पे बात करते हैं हम लोग। एक और पहले, ओके ये भी बाकी था ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 था 1906। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोल रहा है कि दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिटन द नेशनलिस्ट सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट के समय नेशनलिस्ट सॉन्ग किसने लिखा था, इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में लिखना है, चूज करना है सही आंसर्स। तो स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया था? 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ। तो इसमें से नेशनलिस्ट सॉन्ग किसने लिखा था ये बताना है आपको। एक्चुअली में इसका रॉन्ग जो है वो मिसिंग है क्वेश्चन में, इसलिए सबको सही आंसर इसमें मिल गया है। तो क्वेश्चंस को डिस्कस हम कर देते हैं कि क्वेश्चन में जो नेशनलिस्ट सॉन्ग किसने लिखा था ना, मुकुंद दास, द्विजेंद्र लाल रे, दैट इज रजनीकांत सेन, ये डिरोजियंस नहीं थे, इसके साथ और भी ऑप्शन थे लाइक सैयद अबू अहमद, सैयद अबू अहमद। सो मुकुंद दास, द्विजेंद्र लाल रे, रजनीकांत सेन, सैयद अबू अहमद, ये सारे लोग थे जिन्होंने नेशनलिस्ट सॉन्ग लिखे थे। ये डिरोजियंस नेशनलिस्ट सॉन्ग नहीं, ये दैट इज फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट थे, राइट। उसी तरह से ये सारे नाम आप याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस था और ऑप्शंस को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि हु वर द रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज इनमें से कौन थे। खूब सारा नाम दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है, कॉम्बिनेशंस को चूज करें और फिर अपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ध्यान से टिक करेंगे। तो इसमें से कुछ कुछ नाम है, जैसे प्रमोथा मित्तर, सेकंड जतीन बाघा, है ना, थर्ड वरेंद्र कुमार घोष, फोर्थ लाला हरदयाल, फिफ्थ मैडम भिखाजी कामा, सिक्स्थ दादा भाई नौरोजी एंड सेवन रास बिहारी घोष। ठीक है, तो ये 6-7 नाम दिया गया है और इसमें से आपको चूज करना था कि कौन रिवॉल्यूशनरीज थे। रिवॉल्यूशनरीज कितने लोग जान रहे हो कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में फर्स्ट फेज को मॉडरेट्स बोला जाता है, सेकंड फेज में एक्सट्रीमिस्ट, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशनरीज फेज आता है, उसी बीच में होम रूल लीग आता है, फिर गांधीयन एरा में एंटर कर जाते हैं। तो उसमें से जो फेज है दैट इज रिवॉल्यूशनरी, तो आपको ये बताना था कि ये रिवॉल्यूशनरीज इनमें से कौन कौन थे, राइट। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रास बिहारी जो घोष थे वो रिवॉल्यूशनरीज नहीं थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो कौन थे ना, वो मॉडरेट्स लीडर थे। तो आपको जब लंबे क्वेश्चंस दिए गए हों, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हों, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रॉन्ग ऑप्शंस, तब आपका आंसर बहुत अप्रॉक्सीमेट होगा। जैसे ये पता चल गया कि एफ जो है हमारा वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो पहली बात कि जहां जहां एफ है उसको कट करिए, ठीक है। आपका जो अब इलिमिनेट होने के बाद सिर्फ 50% बच गया। दूसरा देखिए ध्यान से कि दैट रास बिहारी घोष ये भी रिवॉल्यूशनरीज नहीं थे, राइट। तो जी भी ध्यान से देखो कहीं है, तो जी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा चाहिए कि आपको नॉलेज कितना है ना। प्रमोथा मित्तर है ना, अनुशीलन समिति याद आ रहा होगा, जतीन बाघा, बाघा जतीन ये तो रिवॉल्यूशनरी थे, वरेंद्र कुमार घोष, लाला हरदयाल एंड मैडम भिखाजी कामा जो ब्रिटेन में थी, जैसे तो ये सारे जो लोग थे वो रिवॉल्यूशनरीज थे,
कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो A B C D E ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका C द ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपको A B C D E दिया गया है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस फंसा सकता है, ये ढेर सारा ऑप्शन दिया जाएगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको एक गलत ऑप्शन फाइंड आउट करो। सो आपका ऑप्शंस और आपके चॉइसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और हमारे साथ जल्दी से जल्दी करें, सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है आपसे कि दैट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को कि 1916 ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बताओ बच्चों कि 1916 में दो चीज हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल रीयूनियन। क्या बोलते हैं इसको, द डबल रीयूनियन। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ हो गए, एक दूसरे के कन्वर्जेंस में आए, और दूसरे हैंड में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से वापस जो 1907 में स्प्लिट हुआ था फिर से रियूनाइट हुए। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल रियूनियन। तो ये 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो उस समय पूछ रहा है कि कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो क्या दादा भाई नौरोजी उस समय प्रेसिडेंट थे? नो। CR दास ये प्रेसिडेंट थे? नहीं। भुला भाई देसाई ये क्या प्रेसिडेंट थे? ये भी नहीं। AC मजुमदार ये उस समय प्रेसिडेंट थे। तो ये आपका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज AC मजुमदार। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो चले अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इसको पढ़िए, समझिए और आंसर करिए जल्दी से। द 15 से कि व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली यूज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उनका टेक्निक्स था उसको किस गवर्नर जनरल ने सबसे ज़्यादा यूज करा, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करते थे। तो क्या वो वारेन हेस्टिंग्स थे? दूसरा क्या लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड कर्जन थे, या रिपन द रिफॉर्मर थे, लॉर्ड रिपन थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि जैसे जो एडॉप्टेड सन हमारा एक कल्चर था उसको एक जो लीगल हेयर की तरह समझा जाता था कि राजा का कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो जो एडॉप्टेड सन होते थे उसको राजा का पुत्र मान के फिर वो वंश चलता था। तो इसी को बोला गया कि नो, द ब्रिटिश विल नॉट एक्सेप्ट दिस कस्टम, द ट्रेडिशन। और इसके लिए क्या बोला जाता था कि इफ सच हैपेंड तो वो अंपायर, वो जो प्रिंसली स्टेट है वो किसके पास चला जाएगा, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कौन करते थे ना, दिस द वेरी फेमस लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने। तभी तो झांसी की रानी की कहानी सुने होंगे, दामोदर राव उसके दत्त उनके अडॉप्टेड सन। और फिर द फेमस कॉल, झांसी की रानी ने कौन सा कॉल दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए ना, मैं झांसी नहीं दूंगी, राइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करते थे ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर मिल गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने किया ना, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, है ना, लेकिन सिंपल है। क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। जब तक नहीं आप इस ट्रिक को समझेंगे तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है बताओ कि दैट चूज द नॉन फेडरल फीचर। पॉलिटी में पढ़े होंगे कि दैट इज कॉल्ड फेडरल और नॉन फेडरल फीचर। तो इसमें से नॉन फेडरल फीचर को चूज करना है। तो जैसे ऑप्शन ए की बात करें, द ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें कि IAS, IPS और IFS आता है, क्या वो नॉन फेडरल फीचर है? दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356, 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी,
क्या वो नॉन फेडरल फीचर है? तीसरा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या ये नॉन फेडरल फीचर है? इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, क्या ये नॉन फेडरल फीचर है? ऑप्शन यहाँ से ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आंसर क्या होगा। तो नॉन फेडरल फीचर है, इसका मतलब कि इसमें यदि कोई फेडरल फीचर मिल जाए हमको तो वो तो इसका क्या हो जाएगा ना, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस में मतलब क्या होता है? यूनिटरी फीचर है ये, है ना, सेंटर के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है, तो दिस इज ए नॉन फेडरल फीचर। उसी तरह से आप मुझे बताओ कि क्या इमरजेंसी प्रोविजन एक नॉन फेडरल फीचर है? इमरजेंसी प्रोविजन कौन करता है? पार्लियामेंट, मोस्ट ऑफ द यूज। तो ये भी फेडरल फीचर्स का वायलेशन है। फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है कि जो पावर है वो दो यूनिट में डिवाइडेड है, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये फंक्शनल डिवीजन है। तो इसमें से कौन कौन सा पावर है जो इस डिवीजन को खत्म करने की कोशिश करेगा? दैट इज ऑल इंडिया सर्विस, है ना। उसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजंस, उसी तरह से इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, इसमें से कौन है नॉन फेडरल? इंटीग्रेटेड, है ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फेडरलिज्म के फीचर्स जो बताया था मैंने वही है DDWRS-IB, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे कि दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए कि ABC मतलब ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। BCD क्या ये तीनों है? ABD क्या ये और ये है? और C ओनली मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग है, ठीक है। तो जैसे फेडरल फीचर का जो ट्रिक्स मैंने बताया क्लास में, DDWRS-IB, इसको ध्यान से करेंगे। B मतलब बाइकैमरलिज्म, D माने डुअल पॉलिटी, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और I का मतलब क्या मैंने बताया था, दैट इज व्हाट, द फेडरल फीचर में इंटीग्रेटेड की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड होगा तो मान लेते हैं कि जने कि सेंट्रल में मान लो कैबिनेट दैट इज कॉल्ड फुल मेजॉरिटी में है, तो पूरा सिस्टम क्या हो सकता है ना, सिस्टम में भी दैट इज कॉल्ड कैप्चर्ड, सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। सो इंडिपेंडेंट आपका फेडरल फीचर है, इंटीग्रेटेड क्या है आपका? नॉन फेडरल फीचर है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ABC, ठीक है। और ये ट्रिक्स को याद रखेंगे, DDWRS-IB ये फेडरल फीचर्स हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो नॉन फेडरल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंसेस? प्रोविंस में डायरकी इनमें से किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? पहला क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ध्यान से करके बताओ मुझे इसका सही आंसर क्या होगा कि डायरकी प्रोविंस में किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? डायरकी समझ पा रहे हो कि प्रोविंस में जैसे कल 2 रूल्स, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो इसमें से किस एक्ट के तहत वो सिस्टम बनाया गया था? तो आंसर क्या होगा इसका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। प्रोविंशियल डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़े होगे ना। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जैसे कि जब वॉल्केनिज्म के टाइम में जब मैग्मा आता है उसके बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होने के बाद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाएगा। तो उसमें से पूछ रहा है कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन है, कि जो अर्थ के इनसाइड बनता है और आउटसाइड जो बनेगा उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोला जाएगा। तो चूज करना था इसमें कि क्या बाथोलिट
इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से? क्या लेकोलिथ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से? सॉरी, इसमें ट्रैप है, इसमें नॉट पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, कि इसमें से कौन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स नहीं है ना? कभी कभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। तो बाथोलिथ है, लेकोलिथ है, स्कर्स है और नन ऑफ द अबव है। इसमें बताना है कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो बाथोलिथ समझ पा रहे हो, ये इनसाइड द अर्थ बनता है तो ये है। लेकोलिथ ये भी इनसाइड अर्थ होता है, ये होगा। स्कर्स, स्कर्स माने एक बास्केट जो ऊपर बनता है, दिखता है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा इसका कि इसमें से कौन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स नहीं है? स्कर्स। स्कर्स को क्या बोलते हैं बताओ ना? इसको बोलते हैं एक बास्केट, एक बास्केट, एक बास्केट, स्कर्स है ना, स्कर्स। तो इसमें से करेक्ट करेंगे कि जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स इसमें से कौन नहीं है, दैट इज कॉल्ड बाथोलिथ, लेकोलिथ, स्कर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो बाथोलिथ जो है इट इज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, लेकोलिथ इट इज एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, स्कर्स क्योंकि ग्लेशियल सिस्टम से है, ये आउटसाइड द अर्थ बनता है, दिस इज नॉट एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज सी, दैट इज कॉल्ड स्कर्स है ना। एक बास्केट किसको बोलते हैं ना? ड्रमलिन्स, उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो चले आगे द क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 ध्यान से पढ़िए इसको कि दैट क्वेश्चन है आपके सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करने का कोशिश करेंगे, जल्दी से करें, क्विकली करें है ना। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है ना? डिक्रीज होता है। क्या ये सही ऑप्शन है? सेकेंड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड एट द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बनता है। रेडियो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट मेजोस्फेयर। क्या मेजोस्फेयर में रेडियो कम्युनिकेशन होता है? एंड डी है इसका ऑप्शन, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या ये सही ऑप्शन है? तो ये चूज करके बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ध्यान से करिए आप, दैट इज 2 से 3 सेकंड का समय लें, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? हाइट के साथ ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है, तो यहां लिखा हुआ है इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। दूसरा, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड एट स्ट्रेटोस्फेयर। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर पे बनेगा कि मेजोस्फेयर पे बनेगा? मेजोस्फेयर पे बनता है, तो ये भी आपका क्या हो गया रॉन्ग ऑप्शंस। थर्ड, रेडियो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट मेजोस्फेयर। नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शंस है। मेजोस्फेयर पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मिलता है, रेडियो कम्युनिकेशन इसके ऊपर होगा। लास्ट, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है? इट इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज नॉट द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहां पर स्लाइड में ऑप्शंस इसका मिस हो गया होगा। ऑप्शन ओके, एक बार फिर से इसको ठीक कर लेंगे कि दैट ओके। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट इन ट्रोपोस्फेयर। ये सही है कि टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होता है ना, डिक्रीज करता है, ये सही लिखा हुआ है, तो इसको मिसरीड हो गया था। ओके, सो लेट्स करेक्ट इट। सो ऑप्शन ए सही है, ये बाकी सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये अभी बताया अभी। ओके, सो द व्हाट इज द राइट आंसर? द ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20। ना RBI was constituted on the recommendations made by which of the committee? इसमें से कुछ कमेटी का नाम दिया गया है, उस कमेटी से आपको बताना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है द रंगराजन कमेटी, दूसरा यंग हिल्टन कमेटी, तीसरा द मैकडोनाल्ड कमेटी एंड फोर्थ रैंड कमेटी। तो इसमें से बताना है कि बताओ RBI का जो
जो व्हेन इट वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड, ये किस कमिटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे किया गया था? जल्दी से जल्दी बताओ, ये तो सभी लोग पढ़े हुए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, यंग हिल्टन कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये आपके 20 MCQs थे इस पेपर का। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सही किए होंगे। कल फिर जो पेपर होगा उसमें भी इसी तरह का आपको 20 MCQ मिलेगा। ट्राई टू इंश्योर कि MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, सो दैट कि आपका जो टोटल पेपर हो, आंसर हो, उसमें आपका जो आंसर है वो इंक्रीज करेगा, आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके MCQ सेक्शन है, ये 20 मार्क्स का आपका पोर्शन था और सारे ऑप्शंस को हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं और फिर हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट पे बात करेंगे। तो ठीक है, कुछ समय के बाद मिलेंगे सब्जेक्टिव पेपर के डिस्कशन के साथ। सो कीप वॉचिंग आवर द वीडियोस।